नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अंकित निर्वाण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का अपने जितने भी बेस्ट फ्रेंड हैं, गली फ्रेंड हैं, सभी को धड़ाधड़ वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि निर्वाण गुरुकुल के फिजिक्स वाले गुरुदेव मूंछ वाले सर की वीडियो आ चुकी है और जिससे कि वो अपने ज्ञान के भंडार में इजाफा करके इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। 1 मिनट का आप हमें समय दीजिए। जो कि हम भूल गए थे वो अब कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, अपनी ही सरकार है ना? देखिएगा, आज की हमारी जो वीडियो है कूलाम्स लॉ पार्ट 2, यानी कि है तो कूलाम्स लॉ के बारे में ही, लेकिन उसी का एक छोटा-सा पार्ट 2 है। इसके बाद हो सकता है कि पार्ट 3 भी आए, है ना? एक मूवी बना रहे हैं ना बाहुबली वाली की, पार्ट आते रहेंगे। देखिएगा, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहले हम उसके बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या वो चीज़ें होंगी, ठीक है? देखिएगा, यानी कि कूलाम्स लॉ पार्ट 2 में आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो प्रीवियस नॉलेज, यानी कि उस प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन, यानी कि जो सुपरपोज़िशन का जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ खुद ही। क्योंकि हम जब लिखते हैं ना इसमें तो ऑटोमेटिक कीबोर्ड आता है इसमें, उसमें इस अभी शायद ये अपडेट नहीं है, इसीलिए स्पेलिंग उल्टी सीधी आई है, अपने आप आई है, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का समेशन जो होगा, यानी कि कुल मिलाकर के नेट रिजल्टेंट क्या निकलने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। दैट एट लास्ट हम इस टॉपिक से, सिर्फ इसी टॉपिक पर, यानी कि कौन सा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस टॉपिक पर आईआईटी के और नीट के कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे अभी शुरुआत में, गाड़ी को धीरे 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 रफ्तार में बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहली चीज कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में बताते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कूलाम्स लॉ पढ़ा है। कूलाम्स लॉ में हमने क्या डिस्कस करा था, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस करा था। तो अब बताएंगे कि क्या डिस्कस करा था, कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन इसकी यूनिट हमने बताई थी, ये फॉर्मूला आया था जनरली। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हमें बताना हो तो मेरे प्यारे दोस्त जरा बताएंगे कि क्या होगा, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब, और यहाँ पर वेक्टर बन जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। न्यूटन अभी भी न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि न्यूटन को हम बदल नहीं सकते। आइजैक न्यूटन है, उसके सम्मान में थोड़ी 2-4 बातें तो कहनी पड़ेंगी अच्छी अच्छी सी, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके, है ना? चलिएगा, इससे ज्यादा हमने अभी कुछ और डिस्कस करा ही नहीं था पिछली वाली में, लेकिन इस वाली में हम थोड़ा सा और आगे का क्या डिस्कस करेंगे सर, कैसे रिलेट करेंगे। तो देखो भाई, ए पार्टिकल मोहब्बत करता है बी पार्टिकल से, मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। अगर ये मोहब्बत करता है तो इसका मतलब क्या है कि सर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, या फिर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तभी तो होगा। भाई जेंडर अलग अलग होने चाहिए ना, कर दिए। और ये मत कहना कि सर धारा 377 का चल रहा है जमाना, सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मत करना, है ना? भावनाओं को दिल पर मत लेना ज्यादा, कभी भावनाओं में बहने लगो। अब सोचो, देखो यहाँ पे कोई तीसरा पार्टिकल और आ जाए और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये कैसा है, ये नेगेटिव है। तो एक बात बताओ, क्या इसकी इसके लिए मोहब्बत में कुछ कमी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भैया इस ये तो अपना फोर्स तब भी लगाएगा जितना अब लगा रहा है उधर की तरफ, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जितना अब लगा रहा है उतना बाद में भी लगाएगा, चाहे तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, कितने भी लोग अब, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये पार्टिकल है। इंसान बेवफाई करते हैं, जहां अच्छा मिला पहले को छोड़ देते हैं। ये वो सीन नहीं है भैया, ये बेवफाई नहीं जानते। ये क्या करेंगे कि सर भले ही तुम एक की छोड़ो, तुम कितने भी लेकर आ जाओ, किसी एक के लिए हमारी मोहब्बत कम नहीं होने वाली, जितनी पहले थी उतनी रहने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि रिजल्टेंट चेंज हो सकता है। जैसे कि क्या रिजल्टेंट है, इसकी वजह से मैं मान लीजिए कि नेगेटिव है तो ये इस पे फोर्स लगेगा ऐसे करके, अभी खिसके का कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ,
तो सर इसके दोनों के बीचों बीच कहीं निकल करके जाएगा, ऐसे करके। भाई इससे डरता हुआ और इससे भी पास आता हुआ ऐसे निकल के जाएगा। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि किसी भी सिस्टम में, भाई हमारे पास डी भी एक चार्ज है, ई भी एक चार्ज है, इस पूरे सिस्टम में सभी चार्जेस का अलग अलग फोर्स लग रहा है, लेकिन इस पर एग्जैक्ट रिजल्टेंट टोटल फोर्स कहां लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे पता करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका मैं एक और बता देता हूं आपको। क्या? कि किसी भी एक चार्ज पे ना आप ऐसे मान करके चलिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मान लीजिए, जिस पार्टिकल पे आप फोर्सेस को एज्यूम कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो जिस पार्टिकल को, उस पार्टिकल को ओरिजिन पे रखो आप। मान लीजिए कि हमने क्यू पार्टिकल लिया और इसको हमने ओरिजिन पर सेट कर दिया। अब क्या करना है? सर इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं मान लेते हैं, कहाँ कहाँ लग रहे होंगे। सर एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा। रैंडमली मैंने बता दिया, मैंने लिख दिया क्या? F1, F2, F3, F4। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है और कहाँ लग रहा है वो बाद की बात है। फिलहाल ये है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? सारे अलग अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे? सुपरपोजिशन वाला फंडा अपनाना है। सुपरपोजिशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि भले ही कितने सारे लगो, लेकिन किसी एक के लिए मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे? इसे टुकड़ों में तोड़ लो। क्या? कि अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F1 cos थीटा। बोलो बच्चा हाँ या नहीं? बिल्कुल। आगे यहाँ पे F1 sin थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी। F4 के लिए अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पे फाई एंगल बना रहा है, तो नीचे तो आएगा F4 cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा? F4 और sin थीटा। ठीक है, F4 sin थीटा। चलो इसकी बात करें तो है सर ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, इसको तो कोई इसके कंपोनेंट कंसीडर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ इसकी जरूरत है। अगर मैं मान लूं सर यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये कितना होगा? सर वाई को मिटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से, ये आ जाएगा F3 cos अल्फा, और ये आ जाएगा यहाँ पे कि F3 sin अल्फा। अब देखो, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने फोर्स है? सिर्फ इनके अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग है। कैसे कैसे हैं? एक बार मैं, यार मक्खी गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं, मक्खी गड़बड़ कर रही है। ऊर्जा भाई क्यों हमारी जान के फजीते कर रहा है? सुनो देखो, पहले एक्स एक्सिस के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई F1 एक साइड के सारे ऐड कर लेना, F1 sin थीटा प्लस F4 sin थीटा बराबर, आगे एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं, अब यहाँ पे फोर्स है F2 प्लस F3 sin अल्फा। बन गया एक तो इक्वेशन, मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन सर वाई एक्सिस के अलोंग हम लेकर के चल सकते हैं कि F1 cos थीटा प्लस F4, सॉरी प्लस नहीं आएगा, बराबर आएगा क्योंकि उसमें और है ही नहीं, बराबर F4 cos थीटा प्लस F3 cos अल्फा। इक्वेशन सेकंड, जहां एंगल्स की वैल्यू दे रखी होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, यानी कि हमें कंपोनेंट किस तरीके से बराबर रखने, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। एंगल की वैल्यू रखते, इनमें से कुछ दिए हुए होते कुछ नहीं दिए हुए, तो उनको सभी को सॉल्व कर लेते, दोनों इक्वेशंस को लेकर के। मैथमेटिकल फंडा है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इतने तुम कोई बच्चे नहीं हो कि बिल्कुल 9वीं 10वीं के लेवल का बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये रहा। सर अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले कुछ चीज बताई है,
कुछ तो बताया होगा ना, है ना। चलिए सर, इसको कैसे करें हम। आपने बोला कि सर इसके कंपोनेंट मान ले, तो इसका एक कंपोनेंट, पहले ये देखो कि फोर्स किधर की साइड लग रहा है, तो पता तो भी है नहीं, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। Q1 पे एयर ए पे रखा Q1 और Q1 की वैल्यू माइनस, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस का 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, +3 और सी की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रो कूलम। अब बहुत सिंपल फंडा क्या है, देखो जरा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इस फोर्स का मैंने नाम क्या दे दिया, FAB। अब ये जो फोर्स लगेगा इस पे, दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाता चला जाऊं तो ऐसे लगेगा, यहां पर कितना आएगा, FAC लगा दिया। अब सर आपने कंपोनेंट तो बनाए नहीं कहीं भी, हमें तो कंपोनेंट का ज्ञान पेल दिया और खुद ऐसे लपेट रहे हो अंधाधुंध। सुनो, कहावत सुनी होगी कि जहां काम आवे सो कहा करी तलवार, है ना। जो मैंने बताया था वो तलवार का काम करेगी बिल्कुल, जहां समझ में नहीं आए वहां उस तलवार का यूज कर दो, चीर फाड़ कर दो। लेकिन यार जहां थोड़ा सा सीलना है तो सुई तो काम आएगी, सुई काम कर रहे हैं, है ना। क्या कि सर डायरेक्शन तो ये है ना फोर्स की, इसी को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दो तो ये हो गया। अब यानी कि जो फोर्स लगेगा इस पे, नेट फोर्स जो लगेगा इसके और इसके दोनों के ही बीच में आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ पे। कितने डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में, कि सर जब यहाँ 30 का है तो यहाँ 60 का बनेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं। कैसे पता चला कि सर इस लाइन को सीधा नीचे तक बढ़ा दिया और ये 30 डिग्री बनाएगा कि नहीं, क्योंकि एक लाइन और दो लाइन, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, जब ये 30 तो बचा हुआ 60 होगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, एफ ए बी की वैल्यू निकाल लो, एफ ए सी की वैल्यू निकाल लो, और एफ की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देख लेते हैं एक बार कि एफ ए बी की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q²। सर -1 माइक्रोकूलम +3, माइनस और प्लस कभी भी फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी नहीं रखते हैं। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके फॉर्मूले में हम कभी भी नेगेटिव और प्लस नहीं रखते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए माइनस और प्लस ये पहले से ही डायरेक्शन को डिफाइन कर देते हैं। डायरेक्शन को डिफाइन करा कि नहीं पहले से, तो हम माइनस को एज्यूम नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, 1 और 3 माइक्रोकूलम। 1 इंटू 3 इंटू माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻12। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी इसकी, तो ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और गुणा 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 होता है जिसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 से 225 को काटा हमने 75 बार, 75 टाइम्स जाएगा, और 9 से 75 काटा हमने, हमारे पास बचेगा 3/25 इंटू 12 में से 4 गए, 8 बचा, 9 में से 8 गए, 1 बचा, यानी कि हमारे पास बचेगा 30/25। 30/25 को हम लिख सकते हैं 5 6 30 और 5/5 5 25, यानी कि 1.2 न्यूटन। ठीक है, अब आगे देखो सर, एफ ए सी की वैल्यू और निकाल लो आप। ये रही सर 9 इंटू 10⁻⁹। चार्जेस क्या है, एक और दो, 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए सी 10, 100 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो जरा, 2 से 100 गए 50 टाइम, 9/50 बचा। ये पूरी पावर को इवेल्यूट करेंगे 10 बचेगा, यानी कि 90/50 बचेगा। 0 से 0 और 9/5 को इवेल्यूट करेंगे 1.8 न्यूटन आएगा। चलो अच्छा है। अब निकालना एफ रिजल्टेंट। अब देखो यहां से आपकी चीज स्टार्ट होगी, कैसे कि सर एफ निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि एफ ए बी प्लस स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी ए सी और कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो
सर दोनों फोर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री, 60। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 और ये वाला 2 कट गया कि नहीं कटा? तो मेरे पास क्या बचेगा? एफ ए बी स्क्वायर 1.2, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आएगा। एफ ए सी 1.8, 1.8 का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर 324 यानी कि 3.24 आएगा। 2 और 1/2 कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1.2 इंटू 1.8, 1.2 इंटू 1.8 यानी कि हमारे पास 12 का 144 और 12 छक्का 144 और 96 हमारे पास बनता है 9 4 15 15 15 15 216, 216 के आसपास आएगा कुछ। यार ये पता नहीं क्या 21 पॉइंट आएगा ना, हाँ 2.16। सभी को इवेल्यूएट जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 6 4 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1 2 2 4 और 8 3 2 5 और 1 6 आ गया। सर फोर्स तो ये लगने वाला है कि नहीं? इसका एंगल निकालना होगा तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा कर लेंगे, आ जाएगा निकल करके, है ना। जब पूछा नहीं है तो मेहनत भी ज्यादा हम नहीं करेंगे, बस इतना है कि हमने ये बता दिया कि सर इसका आंसर इतना आएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलें फिर। चलो अभी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो भी देखना जरा, ज्यादा लटक ना जाए बस। देखो, two identical helium filled spherical balloons each carrying a charge q are tied to weight w with strings and float in equilibrium as shown in figure। बस यहाँ तक का पढ़ो, आगे मैं समझाता हूँ अब क्या है इसमें। देखो यहाँ तक ये कह रहा है कि दो हीलियम के गुब्बारे हैं, हीलियम के गुब्बारे ये हो गए, अभी भी काला ही चल रहा मलो का, ये हो गए सर हीलियम के गुब्बारे, हीलियम भर दिया हमने, ठीक है। अब देखो, और इनपे चार्ज भी है क्यू, चार्ज भी है इनपे क्यू और क्यू। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि देखो ये हवा में ऐसे लटके हुए रुके हुए हैं, रुके हुए हैं और इन पे नीचे वेट लटका हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस हो रहा है ना। अब एक चीज देखो, ये जो धागा है, इस धागे पर टेंशन लग रही होगी कि नहीं लग रही? सर बिल्कुल लग रही है। और हमने ये चीज अक्सर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी चीज से एंगल बनता है तो उसके साथ में हम cos थीटा लिखते हैं। टी यहाँ बन गया, तो ये बीच वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा बताना जरा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या मेरा ऐसा लिखना गलत होगा कि टी कोस थीटा, इसकी वजह से, इसकी वजह से फिर से टी कोस थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2t कोस थीटा। समझ में आया इतना कि नहीं? भाई देखो टेंशन लग रहा है, टेंशन का थीटा वाली लाइन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? टी कोस थीटा। और इसकी वजह से भी टेंशन लग रहा है तो यहाँ पे फिर से टी कोस थीटा, दो दो बार टी कोस थीटा हुआ कि नहीं? टी कोस थीटा प्लस टी कोस थीटा, दैट मीन्स कि 2t कोस थीटा हो गया। ये वाली जो लाइन आएगी, इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब आगे देखो एक चीज, सर इसने एक बैलेंस कर रखा है, इक्विलिब्रियम इसने बोला ये रहा, तो इसका मतलब क्या है? तीसरी 2t कोस थीटा जो है ना, इसने वेट को बैलेंस कर रखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, वो वेट की बराबर लग रहा है, उसी से तो बैलेंस हो रहा है वेट। ध्यान से देखो, गैस के गुब्बारे में टोकरी लटकी है, वो टोकरी किससे बैलेंस होगी? ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से तो बैलेंस होगी ना। ये मैंने देखो ऐसे समझो, मैंने हाथ पे मार्कर रखा, मार्कर के नीचे से अगर मैं हाथ हटा लूं तो नीचे गिरेगा, सिंपल सी बात है। नीचे गिरा क्यों और अब क्यों नहीं गिर रहा? सर नीचे गिरा ग्रेविटी की वजह से, अब भी ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन आपने हाथ लगा रखा है। हाथ लगाने का मतलब ये है कि हाथ से इस पेन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इसीलिए तो नहीं गिर रहा। यही काम है,
ये वेट इक्विलिब्रियम में इसीलिए है क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2t cos थीटा, और 2t cos थीटा बराबर W हो जाएगा, यानी कि मैं इतना भी तो लिख सकता हूं कि t cos थीटा बराबर W/2। ठीक है, चलो इसी लाइन को मैं यहीं लिखा रहने दूं, यहां लिख लूं, चलो मैं यहीं लिख लेता हूं कि t cos थीटा बराबर W/2, पहले इक्वेशन में। सर दूसरी क्या होगी, आपने t sin थीटा यहां लिखा है, ये किससे बैलेंस होगा? देखो ये Q है, ये भी Q है, दोनों पर चार्ज है, तो इसका मतलब ये है सर इस पर यहाँ एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं Fe। दोनों आइडेंटिकल हैं, यहाँ बोला है, तो किसी भी एक को हम कंसीडर करके चल सकते हैं, दूसरे पर भी उतना ही होने वाला है। तो क्या कर सकते हैं हम कि सर t sin थीटा बराबर Fe, E मान लिया ना हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो अब देखो t का तो हमें पता नहीं है, तो हम इस t को हटाएंगे, क्या करेंगे हम, दोनों को हमने एक दूसरे से डिवाइड करा तो हमारे पास बचा Fe अपॉन वेट बाय 2। कौनो दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं, चलो अच्छी बात है। अब आगे देखो जरा क्या करेंगे कि सर tan थीटा बराबर हो गया, यानी कि Fe की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देखो जरा, Fe की वैल्यू W/2 tan थीटा, यहां तक तो कोई परेशानी होगी नहीं। F को मैं सॉल्व करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंसेस कितनी है x प्लस x, यानी कि 2x W/2 tan थीटा। अब सिर्फ Q की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब एक तरफ कर दो आप, Q की ही वैल्यू निकालनी है, बाकी सब एक तरफ लपेट देना। जरा क्या आएगा कि सर Q स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x स्क्वायर को हमने क्या सॉल्व कर सकते हैं, x को हटा करके किसी और टर्म में लिख लें, ये x का ही लिखा रहने दो, सर x का ही लिखा रहने दो, लेकिन हमें हवा में थोड़ी ना नापेंगे, तो l की टर्म में लिख ही लेते हैं, l की टर्म में लिखना है, चलो कोई दिक्कत नहीं सर। देखो जरा l ये है, तो ये जिसके साथ में थीटा बना रही, क्या इसमें यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को l cos थीटा कह सकता हूं कि नहीं, कह सकते हैं। जब इसको l cos थीटा कह सकता हूं, तो क्या मैं इसको l sin थीटा नहीं कहूंगा, सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर यहाँ भी तो l sin थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि सर x की जगह पर मैं लिख सकता हूं l sin थीटा, बहुत अच्छी चीज है सर। तो x की जगह पे मैंने क्या लिखना है, l sin थीटा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है। अब W/2 tan थीटा, यानी कि Q की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट, अब देखते हैं क्या क्या आएगी, 2 से 4 कटा 2 बार, और 4 दूनी 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट W को आप यहाँ mg भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी कैसी भी नहीं होगी, ठीक है ना। W को आप mg भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर आ जाएगा उसका ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि mg दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का जो मास है वो इस वेट से बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, W L tan थीटा स्क्वायर, L कहाँ, tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सर बन गया। एक तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया, चार्ज पूछा था इसने, हमने चार्ज बता दिया, सर ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून, इन दोनों यानी कि हर एक बलून का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। टेक डेंसिटी ऑफ हीलियम एज ρhe एंड डेंसिटी ऑफ एयर एज ρa, इग्नोर द वेट ऑफ द अनफिल्ड बैलून। इसने यहाँ पे जो लाइन कही है ना, बड़ी गजब की लाइन बोली है इसने, आपकी आधी समस्या हल कर दी इसने। ये कह रहा है कि जो खाली गुब्बारे हैं ना, यानी कि गुब्बारे के कपड़े का जो वेट है उसको आप इग्नोर मानिए, ये मानिए कि है ही नहीं,
जब है ही नहीं तो इस भरे हुए गैस के गुब्बारे में कितना मास होगा, कितना मास होगा कि सर उतना ही मास होगा जितने इसके अंदर की गैस ने वॉल्यूम कवर कर रखा है और उस गैस की डेंसिटी जो है। बस हमें ज्यादा आगे की माथापच्ची इसमें चाहिए ही नहीं और हम करना भी नहीं चाहते। फिर तो क्या बोल रहा है इसमें, इसने एक लाइन कही है। अब देखो एक चीज और, इसको 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 मैं छोटा कर देता हूँ सारे को। सारे को छोटा कर देते हैं। ये टी कोस थीटा कहाँ रह गया, ये रह गया, बाकी सब आगे बताओ। कितनी अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, एक मिनट रुको, बस इसको हटा ही देते हैं, ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहीं पे देखो एक बार, इसको मैं मिटा दूं 2 मिनट के लिए, ये नहीं मिटाता। देखो जरा, देखो इस बलून का, ओ भैया कहाँ आ रहा नीचे, इस बलून का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। नीचे की तरफ एक चीज और काम कर रही थी साथ में, जो टेंशन यहाँ क्रिएट हो रही है, उस टेंशन का टी cos थीटा यहाँ भी तो काम करेगा। टेंशन का टी cos थीटा बैलून पर भी तो नीचे की तरफ काम करेगा। ऊपर की तरफ क्या काम करेगा सर, ऊपर की तरफ एयर का बायोएंसी फोर्स वर्क करेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं mg प्लस टी cos थीटा बराबर बायोएंसी फोर्स। बायोएंसी फोर्स बराबर mg प्लस टी cos थीटा। खत्म करें। अब इसने पहले ही खुल करके बोल दिया है कि सर इसमें अनफिल्ड बैलून का कोई वेट इग्नोर करिए, मानिए ही मत। यानी कि हमें जो भी मास इसमें लेकर के चलना है वो गैस का डेंसिटी और गैस के वॉल्यूम से ही निकाल लेंगे। क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ बलून डेंसिटी ऑफ हीलियम इनटू जी। अब टी कोस थीटा की जगह पे क्या लिखना है, ये रहा देखो इधर, W/2 बराबर बी की जगह पे क्या है सर, बायोएंसी फोर्स। क्या लगता है कि उसने जितना भी लिक्विड या फिर जितना भी उसने एयर हटाया है, देखो जरा वॉल्यूम तो उतना ही कवर करता है हमेशा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। तो डेंसिटी एयर की ए है और यहाँ पे क्या है वी निकालना है सर। इसको उधर लेकर चले जाते हैं तो हम लिखेंगे रो ए माइनस का रो, रो ही है ना, हाँ, एच ई जी बराबर W/2, यानी कि वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू W अपॉन 2 रो ए माइनस रो एच ई जी। ये आएगा श्रीमान निकल करके। आ गया सर आपके पास, ज्यादा घचड़ पचड़ से होगी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझना ही तो है। लिखा तब मैंने वैसे बाय सिक्वेंस है ना। चलिए आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना था। वेट है तो वेट किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, टी कोस थीटा की वजह से, 2t कोस थीटा है। यहाँ हमने देख लिया उसके बायोएंट फोर्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे सामने, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल स्मॉल charged spheres each having a mass m hang in equilibrium as shown in figure. The length of each string is L and the angle made by any string with the vertical is theta and the magnitude of the charge on each sphere. ये सारे के सारे कुल मिलाकर के देसी भाषा में बताओ ना, ऐसा कह रहा है, दो गुब्बारे ऐसे लटक रहे हैं रस्सी से बंधे हुए, है ना, उनके बीच में दूरी कितनी है r, लंबाई l है, चार्ज है कुछ ना कुछ जिसकी वजह से वो इतनी दूरी पे है। अगर चार्ज ना होता तो ऐसे ना होते, सोचो अगर चार्ज ना हो तो ऐसे आ जाएंगे। वैसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, सोचो कि अगर ये ऐसे लटके हुए हैं और धीरे धीरे उनपे से चार्ज डिस्चार्ज होता रहे, चार्ज धीरे धीरे खत्म होता रहे, तो वे एक दूसरे की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, ग्रेविटी की वजह से आएंगे, है ना। हाँ, एक अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा जिसको हम कहते हैं टी साइन थीटा, जिसकी वजह से आएंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है आईआईटी के लिए। चलो इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे क्योंकि ये इस पार्ट के बिल्कुल भी मतलब का नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम वाली, है ना,
जहाँ पे हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहाँ पे हम एसएचएम भी पढ़ेंगे कि एसएचएम किस तरीके से होगा, सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं कि इसमें हमें सॉल्व करना क्या है। तो हमने किसी भी एक बैलून को एज्यूम कर लेना है भैया, हमने ये माना और इसका मास m है। अगर L ऐसे है तो इसकी कंडीशन ये बनेगी कि t cos थीटा तो यहाँ बनेगा, t sin थीटा इधर की तरफ बनेगा, और ये L ऐसे जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, यहाँ पे एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा जो कि इसकी तरह काम करेगा। चार फोर्स लग रहे हैं, टी cos थीटा, टी sin थीटा, mg और fe। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग बराबर रख सकते हैं, काम बन जाएगा। क्या करेंगे सर, वही गिनी चुनी अभी जो आपने बताई थी कि सर टी cos थीटा बराबर का mg हम लपेटेंगे, फिर उसके बाद टी sin थीटा बराबर fe लपेटेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे, बचेगा हमारे पास tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू fe अपॉन mg होगा। fe को हम लिख सकते हैं mg tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब एक काम मेरे प्यारे दोस्त इतना जरूर याद करना कि इस इक्वेशन को याद कर लेना कि कभी भी कोई भी स्फीयर अगर हैंग है, इस तरीके से लटका हुआ है, तो उस पर इस तरीके से फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना। हाँ, आगे भी काम आएगा। एक क्वेश्चन है मैंने ऐसे रखा है जिसमें काम आएगा, आगे भी कई कंडीशन कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें काम आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एफ को हमें देखना क्या क्या होता है कि 1/4πε0, दोनों पे सेम चार्ज है, आइडेंटिकल है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, आर स्क्वायर हो जाएगी बराबर mg tan थीटा। निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि व्हाट विल बी द क्यू। इस 4πε0 सारे को उधर लेकर के जाएंगे, यानी कि 4πε0 mg r स्क्वायर tan थीटा। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। क्यू को निकालना है तो हम क्या इतना लिख पाएंगे कि ओहो जी बना दिया कतई, क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट आएगा। आर की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहां बना देता हूं एक छोटा सा, यहां समझिए इस पिक्चर में एल अगर तिरछा है तो जिस साइड से एंगल बनता है भाई, ये टच बड़ी जल्दी मान जाता है। एल जिस साइड से एंगल को टच करेगा उस साइड को हम कॉस करके बोलते हैं, एल कॉस थीटा। इधर देखिए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एल कॉस थीटा। तो नीचे वाला पार्ट कितना बनेगा सर, एल साइन थीटा। ये आधा पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट बना है एल साइन थीटा, और ये वाला भी तो एल साइन थीटा होगा फिर, और दोनों को मिला दीजिए तभी तो आर बनेगा। यानी कि आर कितना होगा, तो सर 2l साइन थीटा होगा। और जब इतना होगा तो आर स्क्वायर की जगह पर रख देंगे कि नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर, आर स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से उठा करके लपेट दो जरा कि 4 और 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, आर की जगह पे ये एल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर नहीं है, tan थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा है। बस बन गया जी हमारे पास। ज्यादा बड़ी तोप नहीं थी ये शुरुआत में अभी आपको बता रहा हूँ, आईआईटी के क्वेश्चन बहुत हल्का आया है इससे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating string of equal length. Both the balls have equal mass and charge in equilibrium. Each string makes an angle, फलाना डिमक्का जो भी बन रहा है। Now both are immersed in liquid. देखो क्या कर रहा है, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया कि दो बॉल ऐसे करके लटकी हुई हैं, अब क्या करा इसने, उन्हीं दो बॉल्स को किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया है, डुबो दिया है। अब जो डुबो दिया है तो सिंपल सा फंडा क्या है कि सर कभी भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब कोई फोर्स लगता है तो वो कम हो जाता है। बस कैसे कम होता है हम इतना जानते हैं क्या कि सर किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर में या वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का 1/k हो जाता है, where k is the dielectric constant of that medium। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा,
सिंपल सा फंडा इतना है। अब आगे देखो, अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले एक चीज बताई थी कि हम पूरी तरीके से जो काम करेंगे, तो यहाँ पे ए ही मान लेते थोड़ा सी देर के लिए, mg tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा। सर कैसे आया, तो बता देते हैं हम आपको कि मास्टर ने कैसे करा। टी कोस थीटा, ऐसे तो स्फीयर है ही है, हवा की हम बात कर रहे हैं, हवा में ऐसे है, ये बना ये बना ये बना ये बना, यानी कि जो फोर्स आया वो mg tan थीटा आया कि नहीं आया। बस यही तो हम लेकर के चल रहे थे। यार तुम मास्टर को बेवजह परेशान कर रहे हो। एफ ए बराबर mg tan थीटा। सर ये एयर में है, तो इसका ना एक काम ना करें कि m की जगह पे ना यहाँ पे m नहीं दे रखा सर कहीं भी, इसमें डेंसिटी का जिक्र कर रखा है, तो वॉल्यूम भी ले लेते हैं अपने साथ में। हम क्या करेंगे कि सर वॉल्यूम इनटू एयर की डेंसिटी g इनटू tan थीटा। ठीक है। अब सर लिक्विड के अंदर जो फोर्स है उसको मैंने एफ एल बोल दिया। यहाँ पे देखो एक चीज इसने कह रखी है, एज ए रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। जब उस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डिप करा गया तो जो एंगल बन रहे थे वो चेंज नहीं हुए, यानी कि जितनी उनकी बीच की दूरी थी वो अभी भी वही है। फोर्स घटा बढ़ा है वो बात की बात है, लेकिन उनकी बीच की दूरी चेंज नहीं हुई है। दूरी चेंज नहीं हुई इसका मतलब थीटा चेंज नहीं हुआ है। जब थीटा ही चेंज नहीं हुआ तो इसमें और चेंज क्या ही होगा, तुम खुद बताओ। इफेक्टिव ये जो एम जी वेट ही तो है, ये इफेक्टिव वेट हुआ है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि सर इफेक्टिव वेट और टेन थीटा वही रहेगा। इस बार वेट अलग हो जाएगा। कैसे, आप खुद सोचो कि जब पानी में बाल्टी भरी हुई होती है पानी से, तो पानी में उठाएं तो बहुत आसानी से ऊपर की तरफ अपने आप चली आती है, लेकिन जैसे ही वो बाल्टी पानी से बाहर निकलती पूरी आत्मा खिंच जाती है बाल्टी उठाने में, है ना। वही हाल है कि सर लिक्विड के अंदर ये अपेरेंट वेट जो होता है ना, ये वही काम है इसका। कैसे निकालेंगे कि सर अपेरेंट वेट निकालना होता है तो बॉडी का जो वेट होता है उसमें से बायोएंट फोर्स घटाना पड़ता है, यानी कि mg को मैंने क्या लिखा है, रो जी माइनस बायोएंट फोर्स उस वॉल्यूम के और उस लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि v रो माइनस का सिग्मा जी टेन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो बच्चा। जब इतना लिख दिया है तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। हम डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं कि सर एफ ए अपॉन एफ एल बराबर वी रो जी टेन थीटा अपॉन ये पूरा फंक्शन वी रो माइनस सिग्मा जी टेन थीटा। एंगल चेंज नहीं हुआ तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, v से v कट गया, g से g कट गया। एफ ए अपॉन एल, जरा मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ ए, देखो एफ एल को उठा करके यहाँ लेकर जाओगे तो के इधर आएगा कि नहीं, यानी कि के ऐसे अलग होगा कि नहीं होगा। वही तो है, वही तो है। क्या लिख सकते हैं कि सर एफ ए अपॉन एफ एल की जगह पे मैंने क्या लिखा, के लिख दिया। यहाँ पे देखो जरा, ऊपर क्या बचा, रो, नीचे क्या बचा सर, रो माइनस सिग्मा। यही तो पूछा है, निकल तो गया। अब क्या बच्चे की जान थोड़ी लेनी। देखो जरा, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। लो चलो निकल गई वैल्यू, है कि नहीं। चलिए आगे चलें। एक अच्छा सा आईआईटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 1992 में आया था, और उस टाइम पर ना ही मेन होता था ना एडवांस होता था, डायरेक्ट आईआईटी होता था। बोलो आईआईटी महाराज की जय। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है। एक चीज देखना जरा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा ना बड़ा बना देता हूँ। ओहो क्यों वहीं रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा, यहाँ पे बना लेते हैं क्यू, वहां लिखा हुआ रह गया वो, है ना। देखो मैंने क्या बताया, जब बहुत सारे चार्ज रखे हो ना तो फिगर में ही देख लो कि कहाँ कहाँ के फोर्स कैंसिल हो रहे हैं।
भूत आ गया शायद, कुछ अपने आप कुछ खुड़क सा हुआ है। चलो कोई नहीं, देख लेना, अगर कोई भूत है तो मुझे बता देना पीछे से, है ना। देखो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर इनमें सब में प्यार मोहब्बत चलेगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। क्या करेंगे सर, इस पर फोर्स अलग कलर से बनाते हैं। नीला दिखेगा नहीं, इसे दिख जाएगा। देखिएगा, इस पर फोर्स लगा इस तरफ, इसको मारो गोली, क्योंकि फोर्स ऑन माइनस की सिर्फ इसी की हम बात करते हैं। क्या इसके अपोजिट कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर, इसी की वजह से। इनकी अगर लेंथ एल है तो हेक्सागोनल की कंडीशन होती है कि भैया सभी की डिस्टेंस बराबर होती है। जितनी लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, सबकी यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, सबकी बराबर है। जब यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल, डिस्टेंस भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो फोर्स भी तो बराबर होगा, क्योंकि फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन square of the product of the magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा जो कि इस वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। दो फोर्स तो कैंसिल हो गए। चलो जी, अच्छी बात है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये वाला इस तरफ। क्या यहाँ इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स लग रहा है? सर नहीं लग रहा। जब नहीं लग रहा तो बाकी बचे हुए भैया एक यही गरीब गुरबा आदमी है, इसी का फोर्स लगेगा बस, और किसी का फोर्स ही नहीं लग रहा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा, निकाल। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है वो। आईआईटी के क्वेश्चन में इसको बढ़ा सकता है। कैसे? वो ये पूछ सकता है कि बताइए अगर ये यहां से चलना प्रारंभ कर दे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और जैसे ही एक्सेलरेट करेगा ना, इस पे फोर्स बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे उसको भी बता देते हैं अभी। देखो, पहले इस पे फोकस करो कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बताना जरा, फोर्स एक दोनों चार्ज की वजह से क्या आएगा कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस एल स्क्वायर। सर आ गया जी फोर्स। अब आते हैं हमारे अपने खुद के क्वेश्चन पे, जो कि मैंने बताया था कि वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जहां फोर्स होता है एक्सेलरेशन होता ही है। अरे ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी सारे प्रोटॉन है। तो पहले इमेजिन करिए ये सर, उस पे जो एक्सेलरेशन होगा, क्या वो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो देखो, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान कर चलते हैं यहां से यहां पहुंच गया, फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट या चल रहा है, जैसे कि वहां तक पहुंच गया, यहां तक पा गया। अब एक चीज देखो, यहां से लेकर यहां तक इस चार्ज की डिस्टेंस, यहां से लेकर इस चार्ज की डिस्टेंस, यहां से लेकर इस चार्ज की डिस्टेंस, यहां से लेकर इस चार्ज की डिस्टेंस, क्या ये सारी बराबर है? सर बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको देखने में बिल्कुल सीधी लग रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन भी तो मान करके चलिए कि हो सकता है थोड़ी सी आगे हो, है ना। बराबर, अगर दो बराबर भी हैं, जब तक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगी क्या ही फायदा। अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा? तो देखिए, अगर ये इधर की तरफ जाने का प्रयास करता है तो इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ के बीच की दूरी भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है सर, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी। भाई दूरी हल्की सी घटे या बढ़े, फोर्स पे बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में आता है सर। ठीक है, डिस्टेंस हल्की सी बढ़ाई आपने, फोर्स बहुत तेजी से कम हो जाएगा। कम हो गया, यहाँ भी फोर्स कम, यहाँ भी फोर्स कम। यानी कि पहले तो सर एक ही फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, सडनली इस पर बहुत सारे फोर्स लगे। देखो यहाँ पे पहुंचेगा तो बहुत सारे फोर्स लगेंगे, क्योंकि डिसबैलेंस हो जाएंगे सारे फोर्स। अब जैसे ही आगे पहुंचेगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होते जाएंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड कम होते जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से डिस्टेंस घट रही है यहाँ के बीच की, तो यहाँ के बीच वाला जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, ये वाले कम होते जाएंगे। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीचों बीच चलेगा, क्योंकि चाहे वो यहां पहुंचे चाहे यहां पहुंचे,
इस चार्ज की इन दोनों से डिस्टेंस सेम रहने वाली है, तो इनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो इसी लाइन पर रहेगा। बारी आ रही है सिर्फ इनकी, ये कम होते जाएंगे, ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये कम होंगे। कम क्यों होंगे? क्योंकि सर इफेक्टिव तो ज्यादा ये था, जाएगा तो इधर ही ना, ये कम होते जाएंगे। यानी कि इसका जो सडनली एकदम देखो, पहले तो यहाँ पे एक साइड में फोर्स लग रहा है, जैसे हल्का सा मामूली से 2 ग्राम खिसक गया, तुरंत इस पे एकदम फोर्स बहुत तेजी से एकदम, अरे बाप रे ऐसा कैसे जाएगा, तुरंत फिर क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएंगे फोर्स। सिर्फ इन दोनों का रहेगा, इनके कम होते जाएंगे, इन दोनों का पावरफुल रहेगा। इन दोनों का भी क्या करेगा, पहले देखो, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे होगा। क्योंकि जब जैसे जैसे इसके नजदीक पहुंचेगा, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे तेजी से एकदम चिपक जाएगा, क्योंकि एक अकेला फोर्स इसको खींच लेगा। ठीक है, चलिए, रही बात एक्सेलरेशन की, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? सर अगर मैं ऐसा मान लो कि बाकी ये कोई भी चार्ज है ही नहीं, तब तो एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूं। क्या निकालूंगा कि एम ए बराबर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे फोर्स यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाई हम एक्सेलरेशन अभी नहीं निकाल सकते, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। पूछा ये जा सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, तो आप बता देंगे सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स कहीं पे घटेगा, कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2013 में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो बॉल है, इस तरीके से यहाँ पे करी गई है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, और वर्टिकली उनकी जो हाइट है वो y पे है। अगर इसको आधा कर दिया जाए तब इनका नया सेपरेशन, यानी कि नया सेपरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक गोले पर लगने वाला फोर्स अभी मैंने आपको बताया ना 2 मिनट पहले ही, कि F इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, अभी मैंने आपको बताया था। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? बताया तो था ना, तो काहे परेशान हो रहे हो? तुम देखो, ये अच्छी बात ना है ना। देखो अब टेन थीटा, यानी कि देखो टेन थीटा बराबर, मैं क्या इतना नहीं लिख पाऊंगा? जल्दी से बता दो। है, बता दिया जी, एफ अपॉन एम जी। एफ को मैं क्या लिखूंगा? अरे भैया जल्दी बता दोगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या होगा कि 1/4πε0 एम जी डॉट, बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर, और ऊपर आएगा सिर्फ और सिर्फ क्यू स्क्वायर। हम ऐसा मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, या फिर ये कह दो कि क्वेश्चन में गिवन था, मैंने लिखा नहीं। क्यों 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 आ गया जी। लेकिन सर आगे अब क्या करें, नया सेपरेशन निकालना है ना, तो पहले टेन थीटा तो निकालो। देखो यहाँ पे टेन थीटा होगा तो हम बताओगे जरा कितना आएगा, कि सर टेन थीटा अक्सर जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इसका r/2 हो गया, बेस इसका y हो गया, क्योंकि थीटा जिस पर होता है उसको बेस कहा जाता है। टेन थीटा हो गया हमारे पास, यानी कि r/2y इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एम जी आर स्क्वायर। आर को यहां लेकर आएंगे, भगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, 2y इक्वल्स टू 4πε0 एम जी आर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ऐसी यहां से लेकर इस कंडीशन में पहुंचने पर ना तो उस वो चार्ज चेंज करवा रहा, ना उनका मास चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ग्रेविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। बॉल तो अभी भी वही है और अभी भी वही है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ऊपर से अगर देखो, अगर ये बॉल ऊपर उठ के वहां तक जाती तो ग्रेविटी के लिए हम मानते, और ग्रेविटी कितनी चेंज होती, ना के बराबर होती है ना। लेकिन ऊपर से कम हुई है, सर ग्रेविटी अब तो है ही नहीं, मतलब चेंज ही नहीं है ग्रेविटी में।
एक चीज देखो, टू कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट है आर, यानी कि वाई जो है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। और यही तो चीज हमें निकालनी थी भाई, इसने वाई घटा करके पूछ रहा है वाई और आर के बीच में। पता कर लेंगे सर, क्या करना है कि सर y1 अपॉन y2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 होल पावर क्यूब। बताओगे जरा क्या आएगा। सर पहली वाली y बोली थी इसने, दूसरी वाली बोली है y/2, यानी कि ऐसे करके कर सकते हैं। r1 इसने r बोल रखा है और नई वाली इसने r डैश बोल रखा है, क्यूब निकालना है, y से y कटा, यहाँ पे आ गया ये, यानी कि r डैश इक्वल्स टू r अपॉन, अपॉन में आएगा तो इसकी पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, और यही आपका आंसर होगा। कि जैसे ही इनके बीच की जो डिस्टेंस कम होगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये तुरंत इनकी जो है ये सेपरेशन कम हो जाएगा। और कितना कम होगा ये आप बता सकते हैं। ठीक है, पक्की बात है जी। चलें आगे, देख लो। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सी कर दी मैंने, नहीं करी ना। हाँ, ये इधर जाएगा 2 की 1/3 हो जाएगा, ये ऊपर वहां था, नीचे नीचे तो आएगा, सही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, आ जाएगा इतना। ठीक है, अगर आपको अब देखिएगा इस पूरी की पूरी बोर्ड की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है निर्वाण गुरुकुल। आप सर्च कर सकते हैं, लोगो लगा हुआ आएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।